ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय प्रयागराज से बोल रहा हूँ। जैसा कि बच्चों कक्षा 10वीं के रासायनिक अपक्रियाओं से संबंधी हम लोगों ने प्रथम लेसन को समाप्त किया था। अब उसी के आगे हम बच्चों बात करेंगे कि अम्ल और क्षार और हमारे लवण क्या होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, देखो बच्चों, हमारे प्रकृति में जितने भी प्रकार के पदार्थ जो भी आपके यौगिक बनते हैं वो तो या तो कोई अम्लीय होता है, या तो वह क्षारीय होता है, या तो हमारा वो लवण होता है, जिसे हम लोग एक प्रकार का उदासीन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसी के करेस्पॉन्डिंग अम्ल और क्षार की जो हमारी जीवन में कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, या उसकी परिभाषा कैसे हम लोग बात करते हैं, तो व्यवहारिक जीवन में हम यह मानते हैं कि जो पदार्थ हमारे खट्टे होते हैं, उन्हें हम यह कहते हैं कि यह पदार्थ हमारा अम्लीय है। क्या बेटा? अम्लीय है। मतलब कि किसी पदार्थ के खट्टे होने का तात्पर्य यह हुआ कि उस पदार्थ के अंदर जो भी पदार्थ हमारा विलीन है वो हमारे अम्लीय पदार्थ होते हैं। ठीक, नंबर 1। और क्षार की हमारी व्यवहारिक परिभाषा क्या होती है? तो हम यह मानते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वेपन को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना बच्चे, कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वापन अपना प्रदर्शित करता है, उन सभी पदार्थों को हम क्षार के रूप में जानते हैं। ठीक, ये हमारे व्यवहारिक जीवन के ऐसे कुछ लक्षणों के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर यह हम इस प्रकार से पहचानते हैं कि खट्टा है तो अम्लीय है और कड़वापन है तो क्षारीय है। अब इन्हीं अम्लों और क्षारों के पारस्परिक संबंध से जो अगला पदार्थ हमारा बनता है उसी को हम लोग लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के उपरांत हमारा जो पदार्थ प्राप्त होता है जल के अतिरिक्त, उसी को हम लोग लवण के रूप में भी जानते हैं। ठीक, ये तो हमारी व्यवहारिक जीवन के उदाहरण थे, हमने आपको बताया। जैसे दही का खट्टा होना, आम के फलों का खट्टा होना, नींबू का खट्टा होना, इमली का खट्टा होना, ये तमाम जो खट्टे पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों में अम्लीय गुण पाया जाता है। और कौन कौन से पदार्थों में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं इसको हम लोग आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे। परंतु आज हम अम्ल की परिभाषा जो हमारे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब हम किसी पदार्थ को जल में अगर डुबो देते हैं, जलीय विलयन में उसको डुबो देते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है, हमें नहीं पता है, अगर मैं इसको किसी जलीय विलयन में मैंने डाल दिया, कोई पदार्थ होगा, अगर उसमें से उस विलयन में H+ आयन के रूप में उपस्थित होता है, कहने का मतलब किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग जल में डुबो देते हैं और डुबो देने के उपरांत अगर पदार्थ का जलीय विलयन में प्लस आयन अगर उपस्थित होता है तो हम कह देंगे कि घोला गया पदार्थ कैसा है? अम्लीय है। ठीक, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जिन पदार्थों में हमारा हाइड्रोजन आयन उपस्थित होने की संभावना होती है उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक परिभाषा हमारी होगी। एक परिभाषा यह होती है कि किसी भी पदार्थ में यदि हम लोग सक्रिय धातुओं से उनकी क्रिया कराते हैं, अगर वहां से हमारा हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है तो हम कहते हैं
कि अधातुओं के साथ क्रिया कराने वाला जो यौगिक है वह हमारा अम्लीय है। जैसे कि हमें सिद्ध करना हो कि H2SO4 एक अम्ल है, यह सिद्ध करना हो कि H2SO4 एक अम्ल है, तो आप ये कहेंगे कि यदि H2SO4 का हम Zn से क्रिया करा देते हैं तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अतः बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी सक्रिय धातु को अगर किसी पदार्थ से क्रिया कराया जाता है तो जनरली रूप से हमारा अगर वहां पे हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा तो हम यह सिद्ध कर देंगे कि घोला गया पदार्थ अर्थात धातु से क्रिया करने वाला यौगिक हमारा कैसा है, कहेंगे अम्लीय है। एक लक्षण हमारा पहचानने का यह भी हो गया। और भी देखिए बेटा, हम क्षार की परिभाषा बताते हैं कि क्षार की परिभाषा में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या सिद्ध किया था, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसी प्रकार से अगर हम किसी पदार्थ को जलीय विलयन में घोल देते हैं, अब घोलने के उपरांत हम यह देखते हैं कि इस विलयन में अगर OH- आयन के रूप में उपस्थित है तो हम यह कह देंगे कि घोला गया पदार्थ हमारा कैसा है, तो आप कहेंगे क्षारीय है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा, अगर किसी पदार्थ को अगर जलीय विलयन में अगर डुबो दिया जाए या उससे क्रिया करा दिया जाए, यदि वहां से हमारा OH आयन हमारे विलयन में विद्यमान होता है तो यह सिद्ध होता है कि घोला गया पदार्थ कैसा है बेटा, अम्लीय है। क्या है बेटा हमारा, अम्लीय है, सॉरी क्षारीय है। क्या हमारा है बेटा, वो क्षारीय होता है। जैसे बच्चों अगर सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जल से क्रिया कराते हैं, है ना, अगर हम लोग इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में डुबो देते हैं तो यहां से हमारा प्राप्त होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस, और यहां से मिलती है हमारा उष्मा। तो इससे बच्चों ये सिद्ध हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे जल में, जल एक उदासीन यौगिक होता है, जल न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है क्योंकि इसका pH मान 7 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ध्यान देना हमारा, यहाँ पे क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हमने जल में डाला तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बच्चों यहाँ पे OH हमारा उपस्थित होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि जल में घोला गया पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक, ये तो हमारी आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हुआ। हम क्षार और अम्ल की एक और भी परिभाषा दे सकते हैं। एक और परिभाषा क्या है कि अगर हमें किसी पदार्थ का pH मान मालूम हो, क्या बेटा मालूम हो, pH मान मालूम हो, ठीक है, अगर pH मान मालूम है तो जिस पदार्थ का pH मान 7 से ज्यादा होगा वह पदार्थ हमेशा क्षारीय होगा। याद रखना बेटा, जिस पदार्थ का pH मान 7 से ज्यादा होगा उस पदार्थ को हम कहेंगे क्षारीय हो। जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कि आप कैसे हो, अम्लीय हो। और जिस पदार्थ का pH मान 7 के बराबर होता है उन पदार्थों को कहा जाता है उदासीन। याद रखना बेटा कि जिस पदार्थ का pH मान 7 के बराबर होता है उसे हम लोग उदासीन कहा जाता है। ठीक, तो अम्ल हुए ये हमारे क्षार। तो ध्यान देना बेटा, अम्लों में हमारा होता है HCl, H2SO4 और HNO3, ये सभी एक प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। क्षार में बेटा हम लोग क्या लेंगे, क्षार में लेते हैं जैसे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे हमारे बहुत सारे यौगिक हैं कि जिनमें OH दिखाई दे वो क्षारीय पदार्थ है, जिसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन होने की संभावना होती है
वो हमारे अम्लीय होते हैं। उदासीन का मतलब जैसे हमारा जल है, जल एक उदासीन होता है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वह हमारा 7 के बराबर होती है। ठीक। अच्छा बच्चों, अम्ल और क्षार को एक और हमारा पहचानने का तरीका है। अगर हमने ये जान लिया कि ये सभी हमारे क्षार हैं और ये सभी बेटा हमारे क्या हैं, अम्ल हैं, तो इनकी पहचानने के लिए हमारा एक सूचक बनाया गया है। जैसे बेटा हम लोग एक यंत्र के माध्यम से हम लोग अपने ब्लड का पूरा सिस्टम जानते हैं, उसी प्रकार से किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हमारे 4 सूचक बनाए गए हैं। इन सूचकों का नाम है, ध्यान देना बेटा, इन सूचकों का नाम है, ये जो भी हमारे सूचक हैं इनका नाम क्या है, पहले आप ध्यान दीजिएगा। लाल लिटमस, नीला लिटमस, और आपका फिनाइलेफ्थिलीन, और एक होता है बेटा मेथिल ऑरेंज। ये हमारे अम्ल और क्षार के सूचक का कार्य करते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग लाल लिटमस में या लाल लिटमस के पेपर को अगर अम्ल में डाल देते हैं, किसमें बेटा हमारा अम्ल में, ध्यान देना, लाल लिटमस को सपोज करिए कि लाल लिटमस, कोई लाल लिटमस पत्र है, ये इसमें मैंने कोई अम्ल लिया है, अम्ल लिया जैसे यह Cl है। अगर यह Cl विलयन को किसी भी अम्ल में लाल लिटमस पेपर को अगर हम डालते हैं तो उस विलयन का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना बेटा कि लाल लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में लाल लिटमस को डाल देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक। अगर मैं नीले लिटमस को लाल में डाल दूं, ध्यान देना बेटा, नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डाल दूं, अगर नीले लिटमस को अम्ल में डाल दोगे तो उस अवस्था में उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक। मेरी बात को फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि अम्ल में अगर लाल लिटमस डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अम्ल में नीला डालेंगे तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक। नंबर अगला बेटा हमारा क्या है, फिनाइलेफ्थिलीन। फिनाइलेफ्थिलीन कहता है कि अगर फिनाइलेफ्थिलीन विलयन को किसी भी अम्ल में डालेंगे तो वह उसको क्या कर देगा, रंगहीन, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा अम्ल में मेथिल ऑरेंज सूचक डालें, ध्यान देना, मेथिल ऑरेंज सूचक को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे गुलाबी लाल हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछते हैं। ध्यान देना बेटा कि क्षार के लिए अब हम बात करते हैं। क्षार में किसी भी क्षार में, कोई भी क्षार ले लीजिए, क्षार बोले तो जैसे हमारा NaOH है, अगर NaOH के विलयन में अगर हम लोग लाल लिटमस को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। लाल डालेंगे क्षार में तो नीला बन जाएगा, और नीला डालेंगे क्षार में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना कि अगर किसी क्षार में नीला लिटमस डाला जाता है, किसी क्षार में नीला लिटमस डाला जाता है तो उस अवस्था में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, नीले लिटमस में। ठीक। अगर हम लोग क्षार में फिनाइलेफ्थिलीन के विलयन को बनाया जाए, फिनाइलेफ्थिलीन का विलयन अगर क्षार के साथ क्रिया करता है तो उस विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों मेथिल ऑरेंज को अगर किसी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। मतलब कहने का बात बच्चों यहाँ पर कि किसी भी अम्ल को
इनके साथ में क्रिया करा देते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, हम यह जानकारी जान सकते हैं। कि सपोज करो बेटा हमारा दो बर्तन है, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है। इसमें मैंने रेड एंड ब्लू दोनों प्रकार के पेपर को डाला है ना बेटा। लाल लिटमस, नीला लिटमस, लाल लिटमस, नीला लिटमस, मैंने दोनों में डाला, ए और बी में। अगर कोई आपसे पूछता है कि ए का रंग कैसा है, बी का रंग कैसा होता है, अगर बेटा ए का रंग अगर लाल हो गया, क्या हमारा लाल हो गया, तो आप यहां पे कहेंगे कि अगर हमारा, या मान लीजिए कि आर मतलब नीले, अगर नीले का रंग लाल हो गया, नीले का रंग क्या हो गया, नीले का रंग अगर लाल हो गया, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि यह पदार्थ कैसा है, अम्लीय। जबकि लाल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि यह क्या है, कि लाल लिटमस है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात ये अम्लीय है पदार्थ। क्या है बेटा हमारा, अम्लीय। तो नीला को लाल करता है अम्ल और लाल को नीला करता है क्षार। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। फिनाइलएथिलीन लाल को में रंगहीन होता है, जबकि क्षार में हमारा गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में से क्रिया करने पर गुलाबी रंग देता है, जबकि क्षार के साथ क्रिया करने पर पीला रंग उत्पन्न कराता है। तो यह बेटे हमारे अम्ल और क्षार के ये सूचक थे जिसके विषय में हमने आपको बताया। और यही अम्ल यही क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा जो अगला पार्ट बनता है लवण, उसके विषय में हम लोग आप लोगों से अगली क्लास में बात करेंगे कि हमारे लवण क्या होते हैं। धन्यवाद।